कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे लड़के से जिसका नाम था सरगेई, जो अपने छोटे भाई के साथ जंगल में शिकार करने निकला था। चारों तरफ खामोशी फैली हुई थी, लेकिन तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक विशाल और खतरनाक शेर बाहर आ गया। उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था कि किसी का भी खून जम जाए। सरगेई तुरंत समझ गया कि सामने खड़ा ये जानवर साधारण नहीं है, इसलिए उसने बिना देर किए अपने छोटे भाई को अपने पीछे छुपा लिया। वो जानता था कि अगर उसने गोली चलाई तो शायद अगला पल उसकी मौत हो सकता है। लेकिन तभी उसने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने धीरे धीरे अपनी बंदूक नीचे रख दी, जैसे वो उस शेर को बताना चाहता हो कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। कुछ सेकंड तक दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे और हैरानी की बात यह थी कि शेर सच में शांत होने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के बीच बिना शब्दों के कोई अजीब रिश्ता बन गया हो। लेकिन तभी अचानक पूरे जंगल में गोली की आवाज गूंज उठी। ये गोली चलाई थी सरगेई के पिता निकोलाई ने। गोली लगते ही शेर दर्द और गुस्से से पागल हो गया और बिजली की रफ्तार से सरगेई पर टूट पड़ा। उसके नुकीले दांत सीधे सरगेई के शरीर में धंस गए। ये देखकर निकोलाई घबरा गया और लगातार गोलियां चलाने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घायल शेर सरगेई को अपने साथ उठाकर जंगल की गहराइयों में ले गया और उस पल उसके पिता को यकीन हो गया कि उसका बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली खेल तो अब शुरू हुआ था। शेर का खून सरगेई के घावों में उतर चुका था और उसी पल उसके शरीर के अंदर कुछ रहस्यमयी होने लगा, जैसे इंसान और जानवर के बीच की सारी सीमाएं टूट रही हों। शायद शेर ने भी इस बदलाव को महसूस कर लिया था, इसलिए उसने अचानक सरगेई को जमीन पर छोड़ दिया और बिना पीछे देखे वहां से चला गया और चमत्कारिक तरीके से सरगेई बच गया। लेकिन घर लौटने के बाद भी उसकी जिंदगी नरक से कम नहीं थी, क्योंकि उसका पिता सिर्फ एक शिकारी नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बेहद खतरनाक आदमी था। वो चाहता था कि उसका बेटा भी उसी की तरह बेरहम और खून का प्यासा बने। वो हमेशा सरगेई से एक ही बात कहता था, या तो शिकारी बनो या शिकार। लेकिन सरगेई दिल से कभी अपने पिता जैसा इंसान नहीं बनना चाहता था। फिर एक दिन उसने उस शेर की मरी हुई बॉडी देखी जिसे उसके पिता ने ट्रॉफी बनाकर सजाया हुआ था। उसी पल उसके अंदर दबा हुआ गुस्सा फट पड़ा। वो खुद को कमरे में बंद कर लेता है और कसम खाता है कि वो कभी अपने पिता जैसा राक्षस नहीं बनेगा। वैसे भी उसकी जिंदगी पहले ही टूट चुकी थी। सालों तक घरेलू हिंसा सहने के बाद उसकी मां ने खुद अपनी जान ले ली थी। अब सरगेई के अंदर अपने परिवार के लिए सिर्फ नफरत बची थी, इसलिए उसने हमेशा के लिए घर छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन जाते वक्त उसके साथ कुछ अजीब होने लगा। छत से गिरने के बाद भी उसे एक खरोंच तक नहीं आई। उसका शरीर पहले से हल्का, तेज और खतरनाक बन चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके अंदर क्या बदल रहा है। फिर वो अपनी मां के गांव की तरफ निकल पड़ा, जहां दूर दूर तक सिर्फ घास के मैदान थे। पहली बार उसके दिल को थोड़ी शांति महसूस हुई, लेकिन तभी अचानक धरती कांपने लगी। सरगेई ने पीछे मुड़कर देखा और उसके होश उड़ गए। जंगली भैंसों का एक विशाल झुंड तूफान की तरह उसकी तरफ दौड़ता चला आ रहा था। खुले मैदान में बचने की कोई जगह नहीं थी। सरगेई ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मौत का इंतजार करने लगा। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक भी भैंस ने उसे नहीं कुचला। पूरा झुंड उसके दोनों तरफ से निकल गया, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें रोक रही हो। और सबसे आगे चल रही विशाल भैंस पूरे समय उसके सामने ढाल बनकर खड़ी रही। उसी पल सरगेई समझ गया कि अब वो सिर्फ इंसान नहीं रहा, उसके अंदर जानवरों की ताकत जाग चुकी थी। अब उसकी शक्ति किसी दानव जैसी हो गई थी। वो भाले को सैकड़ों मीटर दूर फेंक सकता था, कई फीट ऊंची छलांग लगा सकता था और उसकी रफ्तार आंखों से भी तेज हो चुकी थी। यहाँ तक कि उसकी सुनने की शक्ति भी इंसानों से कहीं ज्यादा खतरनाक बन चुकी थी। लेकिन फिर एक दिन उसने घाटी में गोलियों की आवाज सुनी। जब वो वहां पहुंचा तो जमीन पर दर्जनों भैंसों की लाशें पड़ी थी। हर तरफ खून फैला हुआ था। ये देखकर उसके अंदर का जानवर जाग उठा। तभी दो शिकारी उसके पास आए और उसे धमकी देने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो किसके सामने खड़े हैं। अगले ही पल सरगेई उन पर टूट पड़ा। कुछ ही सेकंड में उनकी चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगीं और उसी दिन उसने फैसला कर लिया कि अब वो उन सभी का शिकार करेगा जो बेगुनाह जानवरों का खून बहा। समय बीतता गया और 16 साल बाद दुनिया उसे एक नए नाम से जानने लगी, क्रेवन। एक ऐसा शिकारी जिसका नाम सुनते ही अंडरवर्ल्ड तक कांप उठता था। कहा जाता था कि अगर क्रेवन किसी के पीछे पड़ जाए तो दुनिया की कोई जगह उसे बचा नहीं सकती। अपने अगले शिकार तक पहुंचने के लिए क्रेवन खुद को जेल में बंद करवा देता है, लेकिन वहां भी लोग उसे साधारण इंसान समझने की गलती कर बैठते हैं। दो गुंडे उसे डराने आते हैं, लेकिन अगले ही पल क्रेवन दोनों को ऐसे हवा में उठा देता है जैसे उनका वजन ही ना हो। फिर
फिर उसे जेल के सबसे खतरनाक आदमी सीमन के पास ले जाया जाता है, लेकिन असली शिकारी तो खुद क्रेवन था। मौका मिलते ही वो हमला कर देता है। बॉडीगार्ड्स कुछ समझ पाते उससे पहले जमीन पर पड़े थे। पूरी जेल में अफरा तफरी मच जाती है। गार्ड्स गोलियां चलाते हैं, लेकिन क्रेवन दीवारों पर जानवर की तरह दौड़ने लगता है और फिर अपनी ताकत से पूरी दीवार तोड़ देता है। सिर्फ 1 मिनट के अंदर वो जेल से बाहर निकल चुका था, लेकिन बाहर उसका इंतजार मौत कर रही थी। एक भयानक बर्फीला तूफान, सफेद अंधेरे के बीच अचानक उसके सामने एक विशाल टुंड्रा भेड़िया आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन हमला करने के बजाय वो शांत हो जाता है, क्योंकि अब जानवर क्रेवन को अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना राजा मानने लगे थे। मिशन पूरा करने के बाद जब क्रेवन वापस मैदानों में लौटा तो उसने फिर वही खौफनाक मंजर देखा। शिकारी एक बार फिर जानवरों का कत्ल कर रहे थे। इस बार क्रेवन ने किसी को भागने का मौका नहीं दिया। वो अकेला पूरी टोली पर टूट पड़ा और कुछ ही सेकंड में मैदान लाशों से भर गया, लेकिन उनका लीडर किसी तरह जान बचाकर भाग निकला। उसे लगा कि वो बच गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्रेवन कभी अपने शिकार को अधूरा नहीं छोड़ता। और क्रेवन ने अपने शिकार की लिस्ट से उस आदमी का नाम काट दिया और जाते वक्त आराम से दरवाजा बंद कर दिया, जैसे अंदर कुछ हुआ ही ना हो। उसके चेहरे पर न गुस्सा था न डर, क्योंकि अब वो एक ऐसी खुशबू का पीछा कर रहा था जिसे वो पिछले 16 सालों से ढूंढ रहा था। आखिरकार वो एक महिला के सामने जाकर रुका। फिर उसने धीरे धीरे अपनी जेब से एक पुराना कार्ड निकाला जिसे वो बचपन से संभाल कर रखे हुए था। कार्ड को देखते ही उस महिला की आंखें फैल गईं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि कैलिप्सो थी। उसी पल उसे समझ आ गया कि सामने खड़ा ये आदमी वही छोटा लड़का है जिसे सालों पहले शेर उठा ले गया था। असल में उस दिन जब घायल क्रेवन शेर के मुंह में था, तब कैलिप्सो भी अपने परिवार के साथ उसी रास्ते से गुजर रही थी। सफर पर निकलने से पहले उसकी दादी ने भविष्य देखकर उसे एक रहस्यमयी कार्ड दिया था और कहा था कि ये कार्ड उसे हर खतरे से बचाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने उसे एक रहस्यमयी औषधि भी दी थी जो पीढ़ियों से उनके परिवार में चली आ रही थी। शायद किस्मत बहुत पहले ही अपना खेल लिख चुकी थी। जंगल में कैलिप्सो ने उस शेर को देखा जिसके मुंह में छोटा क्रेवन था। हैरानी की बात यह थी कि शेर बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, बल्कि जब उसकी नजर कैलिप्सो पर पड़ी तो उसकी आंखों में मदद की गुहार दिखाई दी। ये देखकर कैलिप्सो तुरंत आगे बढ़ी और उसने वो रहस्यमयी दवा क्रेवन को पिला दी। फिर जाते वक्त अपना कार्ड उसके हाथ में रख दिया ताकि उसकी किस्मत उसका साथ दे सके। हालांकि डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके जख्म इतने गहरे थे कि आखिरकार उसे मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टर मशीनें हटाने ही वाले थे कि तभी अचानक उसका दिल फिर से धड़कने लगा। उस दिन के बाद से क्रेवन के दिल में सिर्फ एक सवाल था, आखिर उसके साथ हुआ क्या था। इसी रहस्य का जवाब ढूंढने के लिए वो पूरे 16 साल तक कैलिप्सो को तलाशता रहा और अब जाकर आखिरकार वो उसे मिल चुकी थी। लेकिन अब कैलिप्सो पहले जैसी लड़की नहीं रही थी। वो लंदन की एक मशहूर वकील बन चुकी थी। हाल ही में उसके गुरु की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। तभी क्रेवन शांत आवाज में उससे कहता है, मैंने उसका बदला ले लिया है। पहले तो कैलिप्सो उसकी बात समझ नहीं पाई, लेकिन फिर क्रेवन ने बताया कि जिसने उसके गुरु को मारा था वो सीमन था, वही आदमी जिसे उसने जेल में खत्म किया। कैलिप्सो को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब वो घर पहुंचकर खबरें देखती है तो उसे पता चलता है कि सीमन सच में जेल के अंदर मारा जा चुका है। अब वो दोबारा क्रेवन से मिलने जाती है। वो मानती थी कि सीमन जैसे इंसान को सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो क्रेवन के तरीके को सही नहीं मान सकी, खासकर तब जब उसने ये सब सिर्फ उसका एहसान चुकाने के लिए किया था। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि सीमन की मौत की खबर अब एक और खतरनाक आदमी तक पहुंच चुकी थी। उसका नाम था राइनो, जो कभी क्रेवन के पिता के नीचे काम करने वाला छोटा गुंडा हुआ करता था, लेकिन अब वो खुद अंडरवर्ल्ड का राजा बनना चाहता था। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उसने सीमन के पुराने आदमी ओमारे को अपने साथ मिलाने का फैसला किया। पहली नजर में राइनो किसी शरीफ और सलीकेदार इंसान जैसा दिखता था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसके अंदर कितना भयानक राक्षस छुपा हुआ है। लेकिन तभी उसने अपनी पीठ पर लगे बैग से जुड़ी एक पाइप निकाली और अगले ही पल उसका शरीर बदलने लगा। उसकी चमड़ी पत्थर जैसी सख्त हो गई। ये देखकर ओमारे के आदमी घबरा गए और उन्होंने तुरंत गोलियां चलानी शुरू कर दी। राइनो जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो आराम से उठ खड़ा हुआ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर उसने अपनी शर्ट हटाई और अपनी चमड़ी में धसी गोलियों को हाथ से निकालने लगा। ये देखकर सबके होश उड़ गए। जैसे ही उसने पाइप वापस जोड़ी, उसका शरीर फिर सामान्य हो गया। अब ओमारे के पास उसके साथ काम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। कुछ समय बाद ओमारे क्रेवन के पिता निकोलाई से मिलने पहुंचा। निकोलाई ने उनके बॉस की मौत पर दुख जताया और उन्हें अपने संरक्षण में रखने की बात कही।
लेकिन असल में वो उन्हें अपने कंट्रोल में लेना चाहता था। मगर बात करते करते ही निकोलाई को एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। तभी अचानक राइनो के भेजे हुए कातिलों ने हमला कर दिया। पूरे इलाके में गोलियां चलने लगीं। हर तरफ अफरा तफरी मच गई, लेकिन निकोलाई पहले से तैयार था। इसी बीच उसका छोटा बेटा दिमित्री डर कर छुप गया। ये देखकर निकोलाई बेहद निराश हुआ। वो चाहता था कि उसका बेटा एक शिकारी की तरह लड़े, ना कि डर कर छुप जाए। जब राइनो को पता चला कि हमला नाकाम हो गया है तो उसे गुस्सा जरूर आया, लेकिन हैरानी बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि वो जानता था कि निकोलाई कोई आम इंसान नहीं है। तभी उसके आदमियों ने उसे एक यूएसबी दी जिसमें क्रेवन के जेल से भागने की फुटेज थी। वीडियो देखते ही राइनो की आंखें फैल गईं। अब उसे पता चल चुका था कि वो खतरनाक शिकारी असल में निकोलाई का बेटा है, और अगर बाप बेटा दोबारा एक हो गए तो पूरा अंडरवर्ल्ड खून से भर जाएगा। इसलिए राइनो ने एक अजीब हत्यारे को भेजा, एक ऐसा आदमी जिसकी आंखों में देखते ही इंसान उसके कंट्रोल में चला जाता था। उधर क्रेवन को इस खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था। अपने भाई के जन्मदिन पर उसे सरप्राइज देने के लिए वो बिना किसी सहारे के सीधे एक विशाल इमारत पर चढ़ गया। उसने बड़ी चालाकी से अपने पिता की सारी सिक्योरिटी को चकमा दिया और आखिरकार दिमित्री से मिला। तभी पता चलता है कि जिस रात क्रेवन घर छोड़कर भागा था, उस रात दिमित्री भी उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन क्रेवन ने उसे मना कर दिया था। इन सालों में दिमित्री को अपने पिता से सिर्फ डांट और अपमान मिला था। ये सोचकर क्रेवन के दिल में अपराध बोध भर गया। हालांकि निकोलाई हमेशा दिमित्री का आत्मविश्वास तोड़ता रहता था, लेकिन दिल से दिमित्री आज भी अपने पिता का प्यार चाहता था। मगर क्रेवन बहुत पहले ही अपने पिता का असली चेहरा समझ चुका था। उसने अपने भाई से कहा कि वो उस आदमी से जितना दूर रह सके उतना रहे, क्योंकि निकोलाई सिर्फ एक निर्दयी राक्षस है। लेकिन तभी अचानक उनके पिता वहां पहुंच गए। क्रेवन नहीं चाहता था कि उसके भाई का जन्मदिन खराब हो, इसलिए उसने जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कान ला ली। पार्टी खत्म होने के बाद वो पूरी रात अकेले पार्क में बैठा रहा, लेकिन अगली सुबह सब कुछ बदल चुका था। जब वो दिमित्री से मिलने उसके कमरे में पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा कमरा बिखरा हुआ था और दिमित्री गायब था। बिस्तर पर खून के निशान देखते ही क्रेवन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो बिना एक सेकंड गवाए सीधे बालकनी की तरफ भागा और तभी उसकी नजर नीचे सड़क पर पड़ी। कुछ लोग दिमित्री को जबरदस्ती एक कार के अंदर धकेल रहे थे। ये देखते ही क्रेवन ने बिना सोचे ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा दी। इतनी ऊंचाई उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। वो जमीन पर ऐसे उतरा जैसे कोई जंगली शिकारी अपने शिकार पर टूटता है, लेकिन वो एक पल देर कर चुका था। किडनैपर्स की कार तेज रफ्तार में वहां से निकल चुकी थी, मगर क्रेवन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी जानवर जैसी रफ्तार छोड़ दी और पूरी ताकत से कार के पीछे दौड़ पड़ा। उसकी स्पीड इतनी खतरनाक थी कि कुछ ही सेकंड में दोनों के बीच का फासला कम होने लगा। उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं, आंखों में सिर्फ गुस्सा था और अगले ही पल वो दौड़ते हुए सीधे कार से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पूरी गाड़ी हिल गई। फिर वो एक छलांग में कार की छत पर जा पहुंचा। उसने खिड़की तोड़कर अपने भाई को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन कार की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। खुद को संभालने के चक्कर में उसका संतुलन बिगड़ गया और वो सड़क पर घसीटता हुआ दूर जा गिरा। उधर किडनैपर्स दिमित्री को लेकर एक सुनसान बंदरगाह पर पहुंच चुके थे, लेकिन क्रेवन अब भी उनका पीछा कर रहा था। जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ने वाला था, उसने पास पड़ी जाल वाली रस्सी उठाई और उसे हेलीकॉप्टर के ढांचे में फंसा दिया। फिर उसने अपने पैर जमीन में जमा दिए और पूरी ताकत लगाकर हेलीकॉप्टर को उड़ने से रोक दिया। हेलीकॉप्टर की आवाज पूरे इलाके में गूंज रही थी, लेकिन क्रेवन अकेला उसे नीचे खींचे हुए था। तभी अंदर बैठे हत्यारे ने बंदूक निकाल ली, लेकिन क्रेवन पहले ही तैयार था। उसने रस्सी को मजबूती से बांधा, गोलियों से बचते हुए एक लोहे की पाइप उठाई और फिर हवा में छलांग लगा दी। हेलीकॉप्टर में बैठा गनर कुछ समझ पाता उससे पहले ही क्रेवन ने उसे खत्म कर दिया, लेकिन आखिरकार हेलीकॉप्टर रस्सी तोड़कर उड़ गया। आखिरी कोशिश में क्रेवन भी उससे लटक गया। वो सैकड़ों मीटर तक समुद्र के ऊपर घसीटा जाता रहा। तेज हवाएं उसके शरीर को चीर रही थीं, लेकिन उसने पकड़ नहीं छोड़ी। फिर अचानक एक बड़े बॉय से टकराकर उसका हाथ फिसल गया और वो सीधे समुद्र में जा गिरा। बेबस होकर वो सिर्फ इतना देख पाया कि उसका भाई उससे दूर ले जाया जा चुका है। अब उसके पास सिर्फ एक उम्मीद बची थी, कैलिप्सो। वो तुरंत उसके पास पहुंचा और उससे मदद मांगी। उसने कहा कि अपने सारे संपर्क इस्तेमाल करके वो किडनैपर्स का ठिकाना ढूंढे। कैलिप्सो मदद के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसे थोड़ा समय चाहिए था। उधर क्रेवन अपने पिता निकोलाई के पास पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे पता चला कि निकोलाई को पहले से सब मालूम है। किडनैपर्स ने दिमित्री की कटी हुई उंगली भेजी थी और बदले में 20
मिलियन डॉलर की मांग की थी। इतनी रकम न्यूयॉर्क के सबसे खतरनाक माफिया बॉस के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन निकोलाई के लिए उसकी दहशत और इज्जत पैसों से ज्यादा जरूरी थी। उसका मानना था कि अगर उसने फिरौती दी तो पूरी अंडरवर्ल्ड में उसकी कमजोरी जाहिर हो जाएगी, और वैसे भी उसे भरोसा नहीं था कि पैसे देने के बाद दिमित्री जिंदा छोड़ा जाएगा। काफी देर सोचने के बाद उसने फैसला कर लिया, वो अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ नहीं करेगा। ये सुनते ही क्रेवन के अंदर की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसने अपनी आंखों से देख लिया था कि उसका पिता अपने ही बेटे को मरने के लिए छोड़ चुका है। उसी पल क्रेवन समझ गया कि अगर दिमित्री को बचाना है तो उसे अकेले ही नरक में उतरना होगा। तभी कैलिप्सो की तरफ से खबर आई। उसके एक दोस्त ने आखिरकार किडनैपर्स का ठिकाना ढूंढ लिया था, लेकिन जैसे ही वो वहां से निकला उसका सामना उसी रहस्यमयी हत्यारे से हो गया जिसकी आंखों में देखते ही इंसान उसके कंट्रोल में चला जाता था। और तभी सच्चाई सामने आई। कैलिप्सो का दोस्त पहले ही दुश्मनों से मिल चुका था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सामने वाले गद्दारों से नफरत करते हैं। किडनैपर्स का अड्डा एक खतरनाक पहाड़ी चट्टान के ऊपर छुपा था, लेकिन क्रेवन के लिए ये कोई मुश्किल नहीं थी। वो छिपकली की तरह दीवारों से चिपक कर तेजी से ऊपर चढ़ गया और कुछ ही देर में दुश्मनों के अड्डे के अंदर पहुंच गया। एक गार्ड ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, हवा में उड़ता हुआ ब्लेड सीधा उसके गले में जा धंसा। क्रेवन अंधेरे में किसी भूत की तरह घूम रहा था। उसके कदमों की आवाज तक नहीं आ रही थी, यहाँ तक कि सबसे सतर्क पहरेदार भी खतरे को महसूस नहीं कर पाए। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा शिकारी भी कभी कभी गलती कर देता है। आखिरकार उसकी मौजूदगी पकड़ ली गई। पूरा अड्डा अलार्म की आवाज से गूंज उठा, लेकिन दुश्मनों ने उसकी ताकत को बहुत हल्के में लिया था। कुछ ही सेकंड में गोलियों की आवाज बंद हो गई और चारों तरफ सिर्फ लाशें पड़ी थी। उमारे ने खुद उसका सामना करने की कोशिश की, लेकिन क्रेवन के एक जबरदस्त टक्कर ने उसे हवा में उड़ा दिया। क्रेवन उसके पास पहुंचा और अपने भाई के बारे में पूछने ही वाला था कि तभी उसके अंदर का शिकारी खतरे को महसूस कर गया। एक रॉकेट सीधा उनकी तरफ आ रहा था। बचने का समय ही नहीं था। अगले ही पल इतना भयानक विस्फोट हुआ कि पूरी चट्टान कांप उठी। क्रेवन और ओमारे दोनों नीचे जा गिरे। विस्फोट की वजह से पूरा पहाड़ टूटने लगा। चारों तरफ पत्थरों की बारिश होने लगी। लेकिन उसी पल क्रेवन ने एक ऐसा काम किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने अपने शरीर से ओमारे को ढक लिया ताकि वो मलबे से बच सके। कुछ ही सेकंड में पूरा रास्ता टूट गया और क्रेवन खुद मलबे के नीचे दब गया। कुछ देर बाद दो हत्यारे उसकी लाश ढूंढते हुए वहां पहुंचे। वे उसकी बॉडी की तस्वीर लेकर अपने बॉस को भेजना चाहते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली शिकारी अभी जिंदा था। अचानक क्रेवन उनके पीछे खड़ा दिखाई दिया। दोनों कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो उन्हें खत्म कर चुका था। उधर दिमित्री को राइनो के सामने लाया गया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि राइनो ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि पहली बार उसके अंदर इंसानियत की एक छोटी सी झलक दिखाई दी। राइनो को लगता था कि दिमित्री की जिंदगी कहीं ना कहीं उसकी अपनी कहानी जैसी है। दोनों ही अपने पिता की नजरों में कभी जरूरी नहीं थे। दोनों ने हमेशा खुद को कमजोर और अकेला महसूस किया था। शायद यही वजह थी कि पहली बार राइनो किसी इंसान से नफरत नहीं बल्कि जुड़ाव महसूस कर रहा था। इसीलिए दिमित्री का भरोसा जीतने के लिए उसने अपना सबसे बड़ा राज खोल दिया। उसने बताया कि वो जन्म से ऐसा राक्षस नहीं था। उस पर खतरनाक जैविक प्रयोग किए गए थे जिन्होंने उसे आज का राइनो बना दिया। उन प्रयोगों ने उसे इंसानों से कई गुना ज्यादा ताकत तो दे दी, लेकिन उसकी कीमत भी बहुत भयानक थी। उसका शरीर हर पल असहनीय दर्द से गुजरता था, ऐसा दर्द जो उसे धीरे धीरे अंदर से खत्म कर रहा था। वो अपने इस डरावने रूप से नफरत करता था, लेकिन उसने जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई समझ ली थी। इस दुनिया में सिर्फ ताकतवर इंसानों की इज्जत होती है। राइनो चाहता था कि दिमित्री भी वही प्रक्रिया अपनाए और इतनी ताकत हासिल करे कि एक दिन वो निकोलाई का पूरा साम्राज्य छीन ले। लेकिन तभी अचानक उसके आदमी घबराते हुए कमरे के अंदर आए और बोले कि कोई घुसपैठिया अड्डे में दाखिल हो चुका है। पूरा कमरा तुरंत हथियारों से भर गया। राइनो को पूरा यकीन था कि ये क्रेवन होगा, लेकिन जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला अंदर कोई और खड़ा था। वो रहस्यमयी विदेशी हत्यारा। उसने धीरे धीरे अपना चश्मा उतारा और अगले ही पल वहां मौजूद हर इंसान भ्रम की दुनिया में फंस गया। किसी को दीवारें टूटती दिख रही थी, किसी को अपने डरावने सपने। वो गलियारे में किसी भूत की तरह चलता हुआ सीधे दिमित्री के सामने जाकर रुका। फिर उसने राइनो को चेतावनी दी कि जब तक क्रेवन पकड़ा ना जाए दिमित्री को जिंदा रखना होगा, क्योंकि उसने क्रेवन की सबसे बड़ी कमजोरी ढूंढ ली थी, उसका भाई। इसके बाद उसने अपनी जेब से साइबेरिया का एक अजीब पौधा निकाला, वही दुर्लभ पौधा जिससे क्रेवन अपने जहरीले तीर बनाता था। विदेशी हत्यारे ने धीमी आवाज में कहा, जहां ये पौधा उगता है वहीं क्रेवन छुपा होगा।
उधर क्रेवन को डर था कि दुश्मन कैलिप्सो को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए वो उसे अपने गुप्त ठिकाने साइबेरिया ले गया। वहां हर तरफ रिसर्च मशीनें, शीशियों में भरे रसायन और दुर्लभ जड़ी बूटियां रखी हुई थी। तभी कैलिप्सो को पता चला कि क्रेवन इतने सालों से एक ही चीज पर काम कर रहा था। वो उस रहस्यमयी औषधि को दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा था जिसने बचपन में उसकी जान बचाई थी। लेकिन परेशानी ये थी कि कैलिप्सो को भी उसका पूरा नुस्खा नहीं पता था, क्योंकि उसकी दादी के साथ ही वो रहस्य हमेशा के लिए खो चुका था। इसी बीच राइनो और वो विदेशी हत्यारा वहां पहुंच चुके थे और इस बार उनके पास एक नया और बेहद खतरनाक जहर था। ऐसा जहर जो इंसान के अंदर छुपे सबसे बड़े डर को जिंदा कर देता था। धीरे धीरे शरीर के अंग काम करना बंद कर देते और इंसान अपने ही डरावने सपनों में तड़प तड़प कर मर जाता। लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि जंगल में कुछ और भी मौजूद है, कुछ बेहद खतरनाक। अचानक पेड़ों के बीच से एक चीता बिजली की रफ्तार से निकला और अगले ही पल अंधेरे में गायब हो गया। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर दिमित्री जंगल में भाग निकला। राइनो ने तुरंत अपने आदमियों को उसके पीछे भेज दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो सीधे क्रेवन के जाल में कदम रख रहे हैं। शिकार शुरू हो चुका था। घने जंगल के अंदर क्रेवन किसी परछाई की तरह घूम रहा था। हत्यारे बंदूक उठाने की कोशिश भी नहीं कर पाते, उससे पहले ही जमीन पर गिर चुके होते। किसी के गले में तीर धंस जाता तो किसी को अंधेरे में घसीट लिया जाता। कुछ ही मिनटों में जंगल लाशों से भर गया। बाकी बचे लोग डर के मारे भागने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राइनो समझ गया कि उसके आदमी बचने वाले नहीं हैं, इसलिए उसने हेलीकॉप्टर से पूरे इलाके पर बम बरसाने का आदेश दे दिया। अगले ही पल जंगल धमाकों से कांप उठा। हर तरफ आग और धुआं फैल गया, लेकिन क्रेवन की रफ्तार इंसानों की सोच से कहीं आगे थी। वो हर धमाके से आसानी से बचता चला गया, लेकिन तभी वापस लौटते वक्त अचानक एक जहरीला तीर उसके शरीर में आकर धंस गया। कुछ ही सेकंड में उसकी आंखें धुंधली होने लगी, उसका शरीर लड़खड़ाने लगा और फिर उसके चारों तरफ मकड़ियां रेंगने लगी। क्रेवन एक डरावने भ्रम में फंस चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ। विदेशी हत्यारे की आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी, जैसे वो उसकी आत्मा तोड़ देना चाहता हो। क्रेवन ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जवाब दे रहा था। उसने पूरी ताकत से वार किया, मगर सामने कोई इंसान नहीं बल्कि लकड़ी के खंबे थे। उसकी मानसिक दीवारें टूट चुकी थीं और जैसे ही वो विदेशी हत्यारा उसे खत्म करने आगे बढ़ा, अचानक एक तीर हवा को चीरता हुआ आया और सीधा उसके माथे में जा धंसा। कैलिप्सो समय पर पहुंच चुकी थी। क्रेवन की हालत देखकर उसने तुरंत वही रहस्यमयी औषधि उसे पिला दी। धीरे धीरे उसकी आंखें फिर से साफ होने लगी और वो मौत के मुंह से वापस लौट आया। उधर राइनो को उसके आदमियों से खबर मिली कि क्रेवन मर चुका है। अब वो दिमित्री को लेकर वापस लौटने की तैयारी करने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर सामने पड़े एक खौफनाक दृश्य पर गई। दूर मैदान में जंगली भैंसों का एक विशाल झुंड तूफान की तरह उनकी तरफ दौड़ता चला आ रहा था। धरती कांप रही थी, गाड़ियों के शीशे हिलने लगे। राइनो समझ गया कि इस रफ्तार के सामने कोई इंसान जिंदा नहीं बच सकता। उसने बिना समय गवाए अपनी पीठ से जुड़ी पाइप निकाल दी और कुछ ही सेकंड में उसका पूरा शरीर पत्थर की तरह सख्त होने लगा। उधर इंसानों की गाड़ियां उन पागल भैंसों के सामने कागज की तरह उड़ रही थीं। क्रेवन तेजी से राइनो के पीछे पहुंच गया। उधर राइनो एक पलटी हुई कार के ऊपर खड़ा था। उसके भारी शरीर से निकलती सांसें किसी जंगली जानवर जैसी लग रही थीं। जैसे ही दोनों की नजरें आपस में मिली, पूरा मैदान युद्ध भूमि बन गया। क्रेवन ने बिना एक सेकंड गवाए हवा में छलांग लगाई और पूरी ताकत से एक जबरदस्त फ्लाइंग किक राइनो के सीने पर दे मारी। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि राइनो कई मीटर दूर जाकर गिरा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके चेहरे पर दर्द नहीं, मुस्कान थी। उसी वक्त पास खड़ी कार बेकाबू होकर पलटने लगी, लेकिन राइनो ने बचने की कोशिश तक नहीं की। उसने पूरी ताकत से कार को धक्का दिया और उसी टक्कर की ताकत से क्रेवन दूर जा गिरा। अगले ही पल राइनो ने पूरी कार उठाकर हथियार की तरह घुमा दी, लेकिन क्रेवन भी कोई साधारण इंसान नहीं था। वो बिजली जैसी फुर्ती से उसके हर हमले से बचता हुआ सीधा उसके सामने पहुंच गया। फिर उसने लगातार वार करने शुरू कर दिए। मुक्के, लातें, कोहनियां, हर हमला इंसान की हड्डियां तोड़ देने के लिए काफी था, लेकिन राइनो पर जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। उल्टा अगले ही पल राइनो ने ऐसा वार किया कि क्रेवन दर्जनों मीटर दूर जाकर जमीन पर घसीटता चला गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो संभल पाता, राइनो जानवर की तरह उस पर टूट पड़ा। क्रेवन को पलटवार करने का एक मौका तक नहीं मिल रहा था। फिर राइनो पूरी ताकत से दौड़ा और क्रेवन को ट्रक समेत हवा में उछाल दिया। भारी ट्रक सीधे उसके ऊपर आ गिरा। पूरा मैदान
धूल और धुएं से भर गया। राइनो को लगा लड़ाई खत्म हो चुकी है। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान फैल गई, लेकिन तभी मलबे के नीचे हलचल होने लगी और अगले ही पल क्रेवन दोबारा उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे से खून बह रहा था, सांसें टूट रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही शिकारी वाला गुस्सा था। हालांकि अगले ही पल राइनो ने उसे फिर दबोच लिया। उस राक्षसी ताकत के सामने क्रेवन लगभग हार चुका था। उसकी सांसें रुकने लगी थीं, आंखें बंद होने लगी थीं, लेकिन तभी उसकी नजर राइनो की कमजोरी पर पड़ी। उसने अपनी बची हुई सारी ताकत इकट्ठा की और पास पड़ी लोहे की रॉड सीधा राइनो के कमजोर हिस्से में घुसा दी। राइनो दर्द से जोर से दहाड़ उठा और उसने तुरंत क्रेवन को छोड़ दिया, लेकिन इस दर्द ने उसे और ज्यादा पागल बना दिया। क्रेवन तुरंत उठा और एक स्टील केबल निकाल ली। अपनी जानवर जैसी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए उसने वो केबल राइनो के शरीर पर कसकर लपेट दी। फिर उसने केबल का दूसरा सिरा हवा में उछाल दिया, जहां वो दौड़ती हुई एक विशाल भैंस से जाकर बंध गया और अगले ही पल पूरा जंगली झुंड राइनो को घसीटता हुआ ले गया। धरती कांपने लगी। राइनो चीखता रहा, लेकिन सैकड़ों भैंसों के सामने उसकी ताकत भी बेकार हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर पत्थरों और जमीन पर घसीटता चला गया। सैकड़ों भैंसों के पैरों तले कुचलने के बाद वो मुश्किल से जिंदा बचा। उसका घमंड पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। क्रेवन सीधे अपने पिता निकोलाई के पास पहुंचा और वहीं उसे सबसे भयानक सच पता चला। जेल से भागने वाली फुटेज राइनो तक उसी के पिता ने पहुंचाई थी। जब क्रेवन ने जवाब मांगा तो निकोलाई ने साफ इनकार नहीं किया, क्योंकि असल में वो शुरू से जानता था कि वो रहस्यमयी शिकारी उसका अपना बेटा है। इसलिए उसने चोरी छिपे राइनो से संपर्क किया और दिमित्री को चारे की तरह इस्तेमाल करके क्रेवन को मरवाने की योजना बनाई। ये सुनकर क्रेवन अंदर से टूट गया। जिस आदमी को वो पूरी जिंदगी राक्षस समझता रहा, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक निकला। लेकिन इतनी नफरत के बाद भी वो अपने पिता को मार नहीं पाया। वो चुपचाप वहां से मुड़कर जाने लगा। तभी अचानक जंगल में एक भयानक भालू की दहाड़ गूंज उठी। निकोलाई घबराकर अपनी राइफल उठाता है, लेकिन जब वो गोली चलाने की कोशिश करता है तो उसे एहसास होता है कि बंदूक खाली है। उसी पल क्रेवन अपनी पकड़ ढीली छोड़ देता है और अगले ही सेकंड वो विशाल भालू निकोलाई पर टूट पड़ता है। निकोलाई की चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगती है और क्रेवन बिना पीछे देखे वहां से चला जाता है। एक साल बाद क्रेवन अपने भाई के जन्मदिन पर पहुंचता है, लेकिन वहां जो उसने देखा उसने उसे अंदर तक हिला दिया। वो कमजोर और डरपोक दिमित्री अब पूरी तरह बदल चुका था। अब वो अपने पिता का पूरा क्रिमिनल साम्राज्य संभाल रहा था। उसके आसपास खतरनाक लोग खड़े थे और हर कोई उसकी बात मान रहा था। क्रेवन ये देखकर हैरान रह गया। वो कभी नहीं चाहता था कि उसका भाई अगला निकोलाई बने। पार्टी खत्म होने के बाद वो दिमित्री से अकेले में बात करने पहुंचा, लेकिन वहां जो सच सामने आया उसने क्रेवन के पैरों तले जमीन खिसका दी। असल में दिमित्री काफी समय पहले ही डॉक्टर के खतरनाक प्रयोग का हिस्सा बन चुका था। क्रेवन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस छोटे भाई को वो हमेशा कमजोर समझता था, वही इतने सालों से सबके पीछे असली खिलाड़ी निकला। यहाँ तक कि खुद क्रेवन भी दिमित्री की शतरंज का सिर्फ एक मोहरा था और अब ये चालाक गिरगिट दुनिया पर ऐसा कहर बरपाने वाला था जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताना और मिलते हैं अगली खतरनाक कहानी में।